हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 3 नवंबर के 2020 के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 नवंबर के दो बेस्ट पिक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन आज हम 6 से 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लाइक अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ को कैसे खरीद सकते हो या कैसे उसको बाय कर सकते हो या उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसके दो मेथड हैं गाइस। एक तो हमारी साइट के ऊपर विजिट कर सकते हो आप अफेयर्स क्लाउड स्लैश करंट अफेयर्स, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक है, उसको आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो डायरेक्टली आप जो है वो वहां पे पहुंच जाओगे। और इसके आपको फायदा बहुत मिलेगा। आपको डेली पीडीएफ्स मिला करेंगे, आपको वीकली पीडीएफ्स मिलेंगे, वीक वाइज अरेंज्ड हैं वो। और वीकली टेस्ट मिलेगा जो कि आपको अपने आप को पता लगेगा कि हम कितना करंट अफेयर को याद रख पाते हैं या नहीं रख पाते। मंथली पीडीएफ्स मिलेंगी। मंथली पीडीएफ में आपको एक पीडीएफ नहीं मिलेंगी, मंथली पीडीएफ में आपको 5 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक पीडीएफ रिलेटेड होगी टॉप 100 क्वेश्चन से, और दूसरी पीडीएफ रिलेटेड होगी बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी सेक्शन से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। थर्ड पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसको हम कहते हैं, जो कि आप मतलब इसका नाम इसलिए ऐसा रखा गया कि आप पॉकेट में कैरी कर सकते हो। कहने का मतलब कि आप इसको आसानी से रिवाइज कर सकते हो फटाफट। और क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ एक होगी, जो कि जितने भी महीने के क्वेश्चन हैं उनको सारे के सारे क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे, ताकि आप क्या कर सको, क्वेश्चन एंड आंसर को बहुत अच्छे से जो है वो रिवाइज कर सको। और उस फॉर्म में अगर पढ़ते हो ना तो याद भी रहेगा आपको। और ये सारा पैकेज जो है वो आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे मिलेगा। और इस नॉमिनल कॉस्ट को अगर आप देखोगे आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। और इसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। आप कौन सा कोड यूज कर सकते हो, H10 कोड को यूज कर सकते हो। इससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और ये करंट अफेयर्स हिंदी में भी अवेलेबल हैं और इंग्लिश में भी है, तो बाय डिफॉल्ट आपको फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो बेस्ट पिक्चर्स। और हम स्टार्ट करते हैं फिर पहले क्वेश्चन के साथ। विच डिपार्टमेंट टाइज अप विद इन्वेस्ट इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इन्वेस्ट इंडिया, टू सेटअप स्ट्रेटेजिक पॉलिसी यूनिट। इस यूनिट का मैं नाम बता देता हूं कि स्ट्रेटेजी पॉलिसी यूनिट क्या है। नाम क्या है, स्ट्रेटेजी पॉलिसी, इसका मतलब स्ट्रेटेजी बनानी है। तो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो, जिसको नाम क्या दिया जाएगा, एफ SPFB, दैट इज द स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो। तो इसको याद रखना आपने कि ये बेसिकली क्या करेगा कि जो सेक्टर है, जो मिनिस्ट्री है, आयुष मिनिस्ट्री, याद रखना आंसर क्या है, आयुष मिनिस्ट्री। जो आयुष मिनिस्ट्री है उसको स्ट्रेटजी बना के देगा कि किस तरह से आपने पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना है, किस तरह से पॉलिसी को बनाना है, किस तरह से आप आगे की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। इसका मतलब ये बेसिकली इंप्रूवमेंट करने के लिए आयुष मिनिस्ट्री का, ताकि लोग जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो आयुष मिनिस्ट्री का ले सकें। आपको पता है कि कोविड-19 के टाइम पीरियड पे आयुष मिनिस्ट्री का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि आयुष मिनिस्ट्री से लोगों को पता लग गया है कि जो इसके सिद्धांत हैं, लाइक आयुर्वेदा है, योगा और न्यूरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, इससे हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज हो सकती है और काफ़ी बीमारियों से लड़ने में हम क्या हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयुष मिनिस्ट्री, याद रखना है। ये मोदी जी की आप कह सकते हो सोच है कि 2014 में उन्होंने आयुष मिनिस्ट्री का गठन किया। और इसके मिनिस्टर अगर आप कह सकते हो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट करंटली जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला हुआ है, वो श्रीपद येसो नाइक जी हैं। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस काम के लिए बनाया गया, आयुष मिनिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इन्वेस्ट इंडिया, जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा सेटअप बनाया है जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी और फैसिलिटेशन ब्यूरो का काम करेगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि क्या काम करेगा। ये प्लान्ड और सिस्टमेटिक ग्रोथ है एजुकेशन आयुष सेक्टर की। इसमें आयुष से रिलेटेड एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जानकारी हासिल कर सकें। और आयुष मिनिस्ट्री को हेल्प करेगा कि किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है और पॉलिसी को किस तरह से जो है वो इनिशिएट करना है और किस तरह से आगे बढ़ाना है। और दोनों काम करेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स में और लॉन्ग टर्म गोल्स में। तो मेरे ख्याल से जितनी मैंने इंफॉर्मेशन बताई है उससे आपको क्वेश्चन को और आंसर को याद करने में हेल्प मिलेगी। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आते हैं। विच इंस्टीट्यूट एंड IOCL साइन MOU फॉर हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन पढ़ के आपको एक बार महसूस होगा कि ये हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी क्या है, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा तो आप कहोगे सर बहुत ही इजी है। हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी का यूज इसलिए दोस्तों किया जाता है ताकि हम हाइड्रोजन रिलेटेड फ्यूल में कुछ काम कर सकें और हम बायोमास गैसिफिकेशन बना सकें, जिसके कारण हाइड्रोजन का यूज करके हम एक ऐसा फ्यूल तैयार करें जिसकी कॉस्ट जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो एक लो कॉस्ट फ्यूल तैयार करने की यहाँ पे योजना बनाई जा रही है।
वो किस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बना रहा है? आईओसीएल। आईओसीएल का मतलब आपको पता ही है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली है दोस्तों। और इसके चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव जी हैं। कौन है? श्रीकांत माधव जी इसके हेड हैं। और आईआईएससी आंसर है इसका कि किसके साथ मिलकर कर रहे हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु का बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, टॉप इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया का। तो उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसके साथ मिलके जो है क्या किया जाएगा? काम किया जाएगा। तो याद रखना है आईआईएससी दोस्तों कहाँ पे है? बेंगलुरु में। कहाँ पे? कर्नाटका में। और कर्नाटका आपको पता ही है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर नेशनल पार्क है यहाँ पे बनेरगट्टा नेशनल पार्क है, यहाँ पे नगरहोल नेशनल पार्क है। क्लियर? याद रखना है इन चीजों को। कुद्रेमुख माइंस है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है यहाँ पे। कितनी चीजें देखो कर्नाटका के अंदर है, बहुत ही फेमस। और आईआईएससी से आपने कितनी चीजें सीख ली। तो ऐसे ही आपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है, इसी तरह से आपको क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी। और आईआईएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु। मैक्सिमम टॉप इंस्टीट्यूट्स में इनका नाम है। तो कितनी चीजें आप यहाँ से सीख सकते हो, देख सकते हो। आईआईएससी और इंडियन ऑयल जो है वो इसके ऊपर काम कर रहा है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इट इज टू डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट बायोमास गैसिफिकेशन बेस्ड हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी, कि किस तरह से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकता है और उसको फ्यूल में यूज कर सकते हैं। तो एक आप कह सकते हो इकोनॉमिकल प्राइस पे एक फ्यूल बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। बस इतना कि याद रखोगे, मेरे ख्याल से आपको न्यूज पढ़ने में और आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सीएसआईआर सीएसआईओ ये एक एजेंसी होगी, एंड विच कंपनी साइंस एमओयू फॉर ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन। अब देखो इसमें एक वर्ड आ गया जिससे आप न्यूज को आसान कर सकते हो। वो वर्ड कौन सा है? फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन। कि हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए या हमने फ्यूचर के लिए कुछ ऐसे सोल्यूशन निकालने हैं, कुछ ऐसी चीजें बनानी है, डिजाइन करना है, डेवलप करना है, मैन्युफैक्चर करना है, ताकि डिफेंस और एरोस्पेस, डिफेंस सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में, तीनों सेक्टर्स में हम अच्छे से क्या कर सकें? इंडस्ट्रीज में काम कर सकें। और ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? सीएसआईआर तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और उसी के एक ऑर्गेनाइजेशन, सब यूनिट आप कह सकते हो, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने एक एमओयू साइन किया, किसके साथ साइन किया? डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। याद रखोगे ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इन्होंने इनके साथ मिलकर जो है एक टाई अप किया है, ताकि हम फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन के लिए काम कर सकें, हम एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और एरोस्पेस के ऊपर जो है वो काम कर सकें। और ये एक विजन बना रहे हैं, इंडिया का जो विजन चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, ताकि बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटी जो हम इंडिया में ही पैदा कर सके, इंडिया में ही बना सके। और इंडिया वीक इन्हीं चीजों के अंदर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मशीन यूज होती है वो हम बाहर से लेके आते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर आपको पता ही है कोरोना के कारण, एरोस्पेस हम ज्यादातर बाहर से टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। लेकिन आपको पता है कि किस तरह से आत्मनिर्भर भारत, सक्षम भारत बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये आपको पता है कि सीएसआईआर सीएसआईओ बेसिकली इसका अगर आप देखोगे लोकेशन जो है वो चंडीगढ़ में है, और इसके डायरेक्टर जो हैं वो अनंत रामाकृष्णन है। लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये तो याद करने की जरूरत है नहीं, लेकिन आपने जो याद रखना है वो क्या रखना है कि फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन वर्ड को याद करना है, ताकि ये जो अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर पेपर के अंदर आ गया तो आप इसको टैकल कर सकते हो। क्लियर गाइस? तो यहां पे देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्री दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे। आप सबको पता है एस.ए. बोबडे जी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एनोग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट एवर ई रिसोर्स सेंटर, जिसका नाम क्या है? न्याय कौशल वर्चुअल कोर्ट इन विच स्टेट। एक नई कोर्ट खोली गई है जो कि वर्चुअल कोर्ट है, ई कोर्ट है, जिसका नाम क्या रखा गया? न्याय कौशल। आपने बताना है कि कौन सी स्टेट में उसको खोला गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यस, तो आंसर क्या होगा इसका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहां पे खोला गया है सर? नागपुर। अगर आपको बाय चांस सीधा जगह पूछ ली जाए तो आपने आंसर क्या देना है? नागपुर आंसर दे देना है। क्या दे देना है? नागपुर। और ये न्याय कौशल सेंटर क्यों खोला गया है? बेसिकली आपने याद रखना है कि पहले क्या होता था कि आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है, हाई कोर्ट में करनी है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करनी है, तो आपको वहां पे जाना पड़ता था या किसी को भेजना पड़ता था, है ना। लेकिन अब क्या हो गया है कि आप ऑनलाइन ही, इलेक्ट्रॉनिकली ही आप केस को क्या कर सकते हो? फाइल कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिकली ही आप केस को क्या कर सकते हो? फाइल कर सकते हो। ये आपके लिए क्या होगा? फायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिकली ही जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप केस को फाइल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इसका फायदा मिलेगा। तो इसीलिए वर्चुअल कोर्ट जो है वो नाम रखा गया है। और ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे? ये जो उनका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वहां पे इसको स्टार्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि जो महाराष्ट्र के चलान हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो चलान हैं, वो भी ऑनलाइन जो है वो क्या किए जा सकते हैं? फिल किए जा सकते हैं इसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो इसीलिए महाराष्ट्र याद रखना है, नागपुर आपने याद रखना है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे को तो सब लोग जानते ही हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो।
सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों आपको पता है कि कहाँ पे है, न्यू दिल्ली है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब बनी थी 1774 में, तब कहाँ पे थी, कलकत्ता में थी। कहाँ पे थी, कलकत्ता के अंदर थी। और इस बात को आपने एक बार और नोट कर लेना है कि ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बनाई गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट से। लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, 34 हैं। हाई कोर्ट्स दोस्तों कितनी है टोटल इंडिया में, 25 हैं। आज भी काफ़ी बुक्स जो है वो 21 लिख देती हैं, 24 लिख देती हैं, लेकिन करंटली हैं कितनी, 25 है। क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अलग हाई कोर्ट बन चुकी है, तो इसका मतलब टोटल कितनी है, 25 है। कुछ कंबाइंड है हमारे पास, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ कंबाइंड है। आप देखोगे लाइक अंडमान निकोबार में नहीं है, तो अंडमान निकोबार में कैलकाटा बेंच लगा हुआ है। अगर आप देखोगे नीचे अगर हमारे पास आओगे, लक्षद्वीप में जो है वो केरला हाई कोर्ट का बेंच लगा हुआ है। दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव और गोवा में जो है वो बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट का बेंच लगा हुआ है। पुडुचेरी में जो है वो, अगर आप देखोगे तमिलनाडु का जो बेंच जो है वो लगा हुआ है। तो ऐसे इस तरह से जो है वो बेंच लगे हुए हैं। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो न्याय कौशल। अब आप ऑनलाइन नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस को फाइल कर सकते हो। इवन महाराष्ट्र के जो ऑनलाइन चलान्स हैं वो भी यहाँ पे फिल जो है वो किए जा सकते हैं, जो कोर्ट से रिलेटेड है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, याद रखना है नागपुर, ये जगह याद रखनी है आपने। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ₹670 करोड़ टू द रीजनल रूरल बैंक्स। नाउ कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, गवर्नमेंट ऐसे पैसा तो प्रोवाइड करती रहती है, तो ताकि मार्केट में पैसा जो है वो इंक्रीज हो, पैसे की इन्फ्यूजन हो, ताकि परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़े, लोगों की ज़्यादा चीज़ें खरीदें तो ग्रोथ होगी। लेकिन गाइस हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है रीजनल रूरल बैंक। आपको पता है कि आरआरबीज को सेटअप किया गया था 1975 में, 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे के दिन। और पहला बनाया गया था कहाँ पे, मुरादाबाद में। मुरादाबाद कहाँ पे दोस्तों, यूपी के अंदर है। और इस बात को याद कर लेना है कि इसका नाम क्या था, प्रथमा ग्रामीण बैंक, क्योंकि प्रथम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट। और आरआरबी का एक्ट कब आया था, 1976। ऐसे बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसका एक्ट जो है वो बाद में आता है, लेकिन बन वो पहले गई हैं। जैसे आरआरबी, बन वो पहले गया लेकिन एक्ट बाद में है। अदरवाइज आप मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन देखोगे कि एक्ट क्या पहले आता है, बनती वो बाद में है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक्ट की बात कर रहा था, 1773 में आ गया लेकिन बना 1774 में। आरबीआई का एक्ट 1934 में है लेकिन बना कब, 1935 में। तो इस तरह से, तो मतलब जो है वो एक्ट के बाद बनती है, लेकिन ये पहले बनी हुई थी, एक्ट बाद में बना है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, हु वन एमिट लेही अवार्ड 2020। अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो मतलब इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अदरवाइज आप इसको याद करोगे किस तरह से, एमित लेही, LEAHI, दैट इज लेही और द लेही अवार्ड 2020। मेरे ख्याल से आपने इस अवार्ड को पहली बार सुना होगा, लेकिन ये अवार्ड काफ़ी फेमस अवार्ड है, काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है ये अवार्ड। और किस लिए दिया जाता है, ये 2-3 चीज़ें आपने जान लेनी है आज की, ये अवार्ड किसके लिए दिया जाता है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं कि ये अवार्ड किसको मिला है। ये अवार्ड मिला है दिनेश कात्रे को। किसको मिला है, दिनेश कात्रे को, जो कि आप कह सकते हो सी डैक के क्या हैं, हेड हैं, डायरेक्टर, आप कह सकते हो सीनियर डायरेक्टर हैं, नॉट द डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर हैं। तो सी डैक के। और ये HOD भी हैं, ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप सी डैक का जो है, तो उसमें HOD भी है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सी डैक से रिलेटेड है। और ये प्राइस जो है वो गाइस USA से ये स्टार्ट हुआ है। 1967 में इस अवार्ड को USA के अंदर जो है वो स्टार्ट किया गया था, ताकि जो लोग इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जा सके। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनके प्रोफेशन के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा हो, तो इसीलिए ये अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है। और CDAC का मतलब क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, आपको हेडक्वार्टर पता है, ये याद रखना है कहाँ पे है, पूना में है, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर हेमंत दरबारी, लेकिन सीनियर डायरेक्टर जो है वो कौन है, दिनेश कात्रे। तो आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो दिनेश कात्रे जी की, उनको ये अमित लेही अवार्ड जो है वो मिला है। तो याद रखना है दोस्तों, किसी भी तरह से याद कर लो, याद तो इंपॉर्टेंट अवार्ड है तो करना ही पड़ेगा हमें। चलो आगे करते हैं हम। हु वन एमिलिया रोमागाना ग्रैंड प्रिक्स 2020। अगेन एमिलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स 2020 इटली में आयोजित हुई है। नाम से थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि इटली में आयोजित हुई है। और इसमें कौन जीता है, कौन जीता है दोस्तों, लुइस हैमिल्टन जीते हैं। लुइस हैमिल्टन की 93rd रेस है जो वो जीते हैं। हमने देखा था कि जब 91st रेस जीते थे तो उन्होंने माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। जब 92nd जीते थे, पिछली हमने की थी पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स, तो वो 92nd नंबर पे जीते थे, तो माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो दो चीजें माइकल शूमाकर के बारे में याद रखनी है कि माइकल शूमाकर ने अपने करियर में 91 फार्मूला 1 रेसिंग जीती थी, लेकिन अब उस रिकॉर्ड को किसने तोड़ दिया है, लुइस हैमिल्टन ने तोड़ दिया है। कौन सी रेस को जीत के, पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स को जीत के, पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स को जीत के
उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन अभी उससे आगे और निकल गए हैं। एमिलिया रोमगना ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीत चुके हैं, तो इस बात को याद करना है, इंपॉर्टेंट है। आप लुइस हैमिल्टन की तो जानते ही हो, हर रेस वहीं जीतते हैं। तो एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 93rd फार्मूला 1 विन। क्लियर दोस्तों, याद रहेगा। और ये ब्रिटिश आप कह सकते हो ड्राइवर हैं, मतलब ब्रिटिश प्लेयर हैं जो फार्मूला 1 के अंदर हैं, और साथ ही साथ मर्सिडीज से बिलोंग करते हैं। और मर्सिडीज ने फरारी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, लगातार 7 रेस को जीत के, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, हु वाज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। मतलब नाम से पता लग रहा है, इसमें बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, एनपीएस के बारे में बताया गया है, आरबीआई के रोल के बारे में बताया गया है, किस तरह से जो है वो बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और किस तरह से बैंक जो है वो अपनी लायबिलिटी और एसेट्स को देखता है। और इसमें जो है वो बैंकिंग के एनपीए के बारे में बहुत चीज़ें जो है वो बताई हुई हैं। तो आपने याद रखना, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है तामल बंदोपाध्याय ने। किसने लिखी है? तामल बंदोपाध्याय, या तामल बनर्जी भी लिख सकते हो, क्योंकि ब्रिटिशर ने 2-3 नाम जो है वो चेंज कर दिए थे। लाइक अगर मैं कहूँ, उन्होंने बंदोपाध्याय से बनर्जी कर दिए, मखोपाध्याय से मुखर्जी कर दिए, और चट्टोपाध्याय से चटर्जी। शायद काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन ये सेम ही बात है। अगर तामल बंदोपाध्याय लिख रहे हो तो सेम है। शायद आपने बहुत बार पढ़ा होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, और काफ़ी बच्चों ने पढ़ा होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो दैट इज द सेम थिंग। चट्टोपाध्याय को बदल के क्या कर दिया गया? चटर्जी कर दिया गया। तो तामल बंदोपाध्याय याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, तामल बंदोपाध्याय द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पेंडेमोनियम, ये बुक इन्होंने लिखी है। तामल ओनली वर्ड याद कर लो, चाहे बंदोपाध्याय याद कर लो, ताकि ऑप्शन को टिक कर पाओ। चलो भाई आगे करते हैं। विच इंस्टीट्यूट विल रिलीज टिल वी विन बुक ऑन कोविड-19? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक में इसको मार्क कर लो। टिल वी विन, कौन सा इंस्टीट्यूट इसको रिलीज करेगा? क्योंकि जो इंस्टीट्यूट इसको रिलीज करेगा उसी के डायरेक्टर ने इस बुक को लिखा है। मेन उन्होंने लिखा है, अदरवाइज 2 बंदे और भी हैं उनके साथ, लेकिन वो को ऑथर हैं, लेकिन मेन ऑथर तो भाई उनके डायरेक्टर ही हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इन्होंने इस बुक को रिलीज किया है, या आप कह सकते हो कि करना है अभी, क्योंकि कुछ ही दिन में ये रिलीज होनी है, तो उन्होंने इसको रिलीज करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ये एम्स के क्या हैं? डायरेक्टर हैं। बाकी 2 ऑथर आप देख सकते हो, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया और डॉक्टर गगनदीप कंग, इन्होंने मिलकर लिखा है। अदरवाइज इस बुक को कोविड-19 से रिलेट किया गया, फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक। तो टिल वी विन रिटन बाय द रणदीप गुलेरिया, मेन पर्सन, और ये एम्स के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट लॉन्च फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम्स ड्यूरिंग राज्योत्सव? तो देखो, पहली बात तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है राज्य उत्सव। भाई राज्य उत्सव क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता है कि जिस दिन कोई स्टेट बनती है तो उस दिन कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? राज्य उत्सव। तो 1 नवंबर 2000 को, एग्जैक्ट 2000 को कौन से स्टेट का जन्म हुआ था? छत्तीसगढ़ स्टेट का जन्म हुआ था। वैसे तो 1 नवंबर को बहुत सी स्टेट्स का जन्म हुआ है, लेकिन मैंने साथ में ईयर भी बता दिया 2000, तो छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया और एक नई स्टेट बनी। तो इस दिन जो है वो 2 चीज़ों का जो है वो क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। एक है इंग्लिश मीडियम स्कूल, नाम से पता लग रहा है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकें। और दूसरी बात अगर आप यहाँ पे देखोगे, क्या किया गया है? दूसरी बात के लिए यहाँ पे किया गया है, दैट इज फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। इसमें 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो फोर्टिफाइड राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्टिफाइड राइस का मतलब क्या होता है, पहले तो उसको देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें किस तरह से यूज किया जाता है इसको। माल न्यूट्रिशन और अनीमिया में जो है वो किस तरह से इसका यूज किया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देखते हैं इसको। तो फोर्टिफाइड राइस का दोस्तों मतलब क्या है कि इसमें आयरन, ध्यान से सुनियो, इसमें विटामिन B12 प्लस इसमें फॉलिक एसिड, ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फोर्टिफाइड राइस। ओनली राइस का मतलब होता है कि उसमें ये तीनों जरूरी नहीं होंगे, नहीं होंगे। फोर्टिफाइड राइस का मतलब है कि इसमें आयरन, B12 और फॉलिक एसिड, जो कि बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम है। कौन सी बीमारियां? माल न्यूट्रिशन से लड़ेगा, अनीमिया से लड़ेगा। अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी के कारण होता है, तो उनको ठीक करने के लिए हमने फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, तो इसको याद रखोगे। दूसरा, स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम, ये किस लिए स्टार्ट की है? ये बेसिकली इसलिए ताकि बच्चों को इंग्लिश के बारे में नॉलेज हो, उनको सिखाया जा सके। और ये एक आप कह सकते हो कि अच्छा इनिशिएटिव जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। और आपको बताइए, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर दैट इज भूपेश बाघेल जी, उन्होंने स्कीम को क्या किया है? स्टार्ट किया है। और 1 नवंबर 2000 आपने याद रखना है, कैपिटल क्या थी? रायपुर कैपिटल बनाई गई है। नेशनल पार्क बहुत ही फेमस यहाँ पे है, दैट इज द कंगेर वैली नेशनल पार्क। कंगेर वैली, KANGER, कंगेर वैली। नेक्स्ट और देख सकते हो, गुरु घासीदास
GHASI, गशीदास भी कह सकते हो, गाशीदास नेशनल पार्क, गुरु गाशीदास नेशनल पार्क और द कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर इज इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच स्टेट एनोग्रेटेड फर्स्ट राइथु वेदिका स्कीम। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको मार्क कर लो, फर्स्ट राइथु वेदिका स्कीम। नाउ राइथु वेदिका बेसिकली किसान, राइथु मतलब किसान की बात कर रहे हैं हम, तो उनके लिए जो है वो अलग अलग चीजें स्टार्ट की गई हैं। क्या क्या चीजें स्टार्ट की गई हैं? बेसिकली उनको जो है वो 2 कमरे 2 टॉयलेट्स जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी सरकार की तरफ से। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो चंद्रशेखर राव जी हैं, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस स्कीम को स्टार्ट किया है। तो आंसर क्या होगा? तेलंगाना होगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें इनको टैप वाटर जो है वो दिया जाएगा, 2 रूम 2 टॉयलेट्स दी जाएंगी। और आपने एक बात और याद करनी है कि वैसे क्या होता है सारी स्टेट्स में, कि सारी स्टेट्स बीच में जो मर्चेंट्स होते हैं वहां से जो है वो अनाज को खरीदते हैं। जो फार्मर है वो बीच में जो हमारे पास मनी लेंडर्स हैं उनको अनाज देते हैं और सरकार इनसे अनाज खरीदती है। लेकिन तेलंगाना पूरे इंडिया की एक ऐसी स्टेट है जो सीधा ही किसानों से अनाज खरीदती है, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं है, सीधा ही किसानों से अनाज खरीदते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो बीच में परसेंटेज शेयर मिडिल वर्कर को जाता है वो एलिमिनेट हो गया। अब वो एलिमिनेट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो किसानों को पैसा है वो क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा तो इसका मतलब जो सपना है फार्मर्स की इनकम डबल करने का 2022 तक, वो हम क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है ये तेलंगाना की अचीवमेंट है कि वो सीधा ही किसानों से क्या खरीद लेती है? अनाज को खरीदती है। प्रोक्योर सीधा ही किसानों से किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पिक्चर से सीखोगे। तमिलनाडु एग्रीकल्चर मिनिस्टर दोराई कन्नू, बट मेरी शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है वो यहाँ पे वीक हो जाएगी क्योंकि थोड़ा सा जो रिलेटेड है वो साउथ इंडिया से रिलेटेड है। दैट इज द दोराई कन्नू डाइस। तो आपने सिर्फ याद रखना है कि तमिलनाडु के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे ये, और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? AIADMK से बिलोंग करते हैं। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? AIADMK से बिलोंग करते हैं। तो इतना का आपने याद रखना है। कोविड-19 के कारण जो है इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट आते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा जो आपने शायद बहुत बार इनके बारे में सुना होगा लेकिन इनका नाम शायद आपने ना सुना हो। इनकी मूवी या इनका डायलॉग एक बार मैं बोल देता हूँ। कोई इनसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो ये कहते हैं कि बॉन्ड। क्या कहते हैं? बॉन्ड। दैट इज जेम्स बॉन्ड। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और इनका नाम है शीन कॉनरी। शीन कॉनरी। इनका देहांत हो गया भाई। ये जो जेम्स बॉन्ड को जब स्टार्ट किया गया था, सीरीज को, पिक्चर सीरीज को स्टार्ट किया गया था, तब ये पहले जेम्स बॉन्ड थे। फर्स्ट 5 मूवीज करने वाले ये पहले जेम्स बॉन्ड थे। और फर्स्ट मूवी 1962 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था डॉक्टर नो। क्या नाम था? डॉक्टर नो। फिर 1962 के बाद फिर अगली आई फ्रॉम रशिया विद लव, फिर आई गोल्ड फिंगर, फिर आई थंडर बॉल, यू ओनली लिव ट्वाइस। तो इस तरह से 5 मूवीज में इन्होंने रोल किया। तो याद रखना है जेम्स बॉन्ड के नाम से फेमस थे, और ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और भी मूवीज की हैं, ऐसे नहीं कि जेम्स बॉन्ड की हैं सिर्फ, लेकिन और भी मूवीज की हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं, स्कॉटिश एक्टर हैं, स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। तो शीन कॉनरी फर्स्ट जेम्स बॉन्ड है ये, और फर्स्ट मूवी थी डॉक्टर नो। याद रखोगे इसको। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड वेगन डे। वेगन डाइट को प्रमोट करने के लिए, ताकि हम बहुत सी चीज़ों के लिए लोगों को अवेयर कर सकें, इसलिए जो है वो वर्ल्ड वेगन डे जो है वो 1 नवंबर को मनाना है। सर ठीक है, डे तो हमें पता लग गया कि वेगन डे जो है वो मनाया जाता है वेगन डाइट को प्रमोट करने के लिए, लेकिन इसमें साथ में और भी इनिशिएटिव जुड़े हुए हैं। क्या इनिशिएटिव जुड़े हुए हैं? एक तो एनिमल वेलफेयर है कि वेगन डाइट के अंदर एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं यूज होते, तो बाय डिफॉल्ट एनिमल वेलफेयर के लिए काम हो गया। और दूसरा इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन का भी काम हो गया। तो दोनों चीजें ही जो है वो साथ में जुड़ी हुई हैं। तो फर्स्ट आपने याद कैसे करना है कि 1 नवंबर को मैं वेगन डाइट स्टार्ट करूंगा एक दिन के लिए, वो 1 नवंबर को मैं किया करूंगा, हर साल 1 नवंबर को वेगन डाइट फॉलो करनी है। तो इससे आपको वेगन डे जो है वो क्या रहेगा? याद रहेगा भाई, सिंपल है। तो इसमें कोई भी जो है वो प्रोडक्ट्स यूज नहीं होते वेगन डाइट के अंदर, कोई एनिमल प्रोडक्ट्स जो है वो यूज नहीं होते। तो याद रखोगे इसको। सो ओनली प्लांट फूड जो है वो इसमें यूज होता है, और कुछ भी इसमें यूज नहीं होता। क्लियर? याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। नाउ इसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट आ गया, दैट इज द इम्प्यूनिटी। भाई इसमें एक वर्ड सीखने वाला है कि इम्प्यूनिटी क्या होता है। इम्प्यूनिटी बेसिकली क्या होता है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट फ्रॉम द इंजरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन। किसी बंदे ने कोई क्राइम कर दिया, उसको छोड़ दिया गया, उसको एग्जेम्पशन मिल गई, तो दैट इज द इम्प्यूनिटी। तो इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, कि जो जर्नलिस्ट को मार देते हैं, जो असैसिनेशन हो जाती है उनकी,
तो वो एक बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि वो राइट टू फ्रीडम के ऊपर सीधा क्या है, अटैक है कि जर्नलिस्ट मीडिया वर्कर्स को मार दिया जाता है। आप इंडिया में भी देखो पिछले 2 साल में कि बहुत सी ऐसी ट्रेजेडीज हुई हैं जिसमें जो है वो जर्नलिस्ट को मार दिया गया। तो बहुत ही फेमस फेमस जर्नलिस्ट उसमें डेथ हुई है, और बहुत से मैटर्स जो है वो सामने हैं, लेकिन पकड़ा कोई नहीं गया, जिसके कारण इम्प्यूनिटी वर्ड यूज किया गया कि उनको छोड़ दिया जाता है या वो पकड़े नहीं जाते, किसी भी तरह से कह लो। तो 2 नवंबर को अब इसको ऑब्जर्व किया जाता है, नॉट सेलिब्रेट नहीं कहूंगा, ऑब्जर्व कहूंगा कि ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि अवेयरनेस आए कि जो ये अटैक हो रहे हैं इसको हमने कंडेम करना है, इसको रोकना है किसी तरह से। क्योंकि ये 2 नवंबर को इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि 2 नवंबर को 2 फ्रेंच जर्नलिस्ट को मार दिया गया था, असैसिनेट कर दिया गया था, तो इसलिए 2 नवंबर को इसको मनाया जाता है। तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से मनाया जाता है, मतलब ऑब्जर्व किया जाता है। हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन का आपको पता है कहाँ पे है, न्यूयॉर्क है। मेंबर कंट्रीज 193 हैं, और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटर्स हैं, एंटोनियो ग्यूटर्स। और कई बार ना मैंने क्वेश्चन देखा है पुराने पेपर्स में कि उसमें पूछा हुआ है कि कौन से एज ए नंबर सेक्रेटरी हैं, तो याद रखना है 9th नंबर के यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, 9th नंबर के। तो अभी अभी हमने 75th एनिवर्सरी यूनाइटेड नेशन की सेलिब्रेट की है, जिसमें मोदी जी ने जो है वो आप कह सकते हो पोस्टेज स्टैंप भी जो है वो रिलीज की है 75th एनिवर्सरी पे। तो मतलब ये सारी चीजें याद रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि 24th of October इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशन डे, बिकॉज यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश ऑन दैट डे, सो इट इज इंपॉर्टेंट। सो गाइज एक पॉइंट याद रखने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर वो उस पॉइंट को देखेंगे। रिसेंटली मानसर लेक वाज इन न्यूज, मानसर लेक इन न्यूज। ये लेक कौन सी जगह पे स्थित है, स्टेट बतानी है आपने, तो स्टेट कौन सी है, जम्मू कश्मीर। तो इसके लिए अभी प्लान बनाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इसके ऊपर प्लान बनाया जा रहा है, तो उसी न्यूज को हम बेसिकली कर रहे थे। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, मानसर लेक। तो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने इस लेक के लिए एक डेवलपमेंटल प्लान बनाया, तो वहीं यहाँ पे था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला, जितेंद्र सिंह लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्चुअली फॉर कॉम्प्रिहेंसिव मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आपने याद क्या रखना है इस न्यूज में, कोई ये तो पूछेगा नहीं कि किसने फाउंडेशन है ना स्टोन रखा है, तो सिर्फ यही पूछेंगे कि मानसर लेक जो है वो कौन सी जगह पे है, तो लद्दाख में नहीं है, वो जम्मू एंड कश्मीर में है, तो इसको याद रख लियो। नेक्स्ट जो पॉइंट आपने याद नहीं रखना, थोड़े से डिफिकल्ट नाम जरूर हैं। एक नाम है दैट इज द पेरी क्लिमेंसिस, पेरी क्लिमेंस अगाती, इसमें आसान वर्ड क्या है, अगाती। नेक्स्ट है उरोक्रीडेला अरेबियनिसिस, अरेबियनिसिस। अब इसमें आसान वर्ड क्या है, अरेबियनिसिस। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से इसको याद रखना है उसको। ये एक स्पीशीज है किसकी, श्रिम्प की, एक केकड़ा है, समुद्री केकड़ा, उसकी जो है वो प्रजाति है। तो अगाती जो है वो बेसिकली कह सकते हो कि कहाँ पे है, लक्षद्वीप में। अगाती कहाँ पे, लक्षद्वीप में। अरेबियन सी जो है वो आप देखोगे इंडिया के इस तरफ जो है वो क्या है, अरेबियन सी, यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो अगर यहाँ पे लक्षद्वीप है, अरेबियन सी हो गया, तो ये लक्षद्वीप में अगाती हो गया। अगाती जो है वो कावारत्ती के अंदर है। तो वहां पे अगर आप देखोगे दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ पे मिली है, लक्षद्वीप में मिली है। तो ये दो जो केकड़ों की प्रजातियां, समुद्री केकड़े जो हैं उनकी प्रजातियां हैं, ये मिली हैं हमें। उनका नाम जो है वो आपने याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं किसकी प्रजातियां, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करके पूछ लेते हैं। और ये कोरल रीफ में मिली हैं, ऐसे भी करके पूछ सकते हैं। जो सिप्पियां होती हैं छोटी छोटी, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो कोरल रीफ होता है। और वाइट कलर का आपको दिखेगा, वाइट सैंड में कन्वर्ट हो जाता है जब वो टूट जाती है। तो इंडिया में 4 कोरल रीफ्स हैं। कहाँ कहाँ पे हैं कोरल रीफ्स इंडिया में? इंडिया में आपको मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार में, तमिलनाडु में। दूसरा आपको मिलेगा रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में। तीसरा आपको मिलेगा लक्षद्वीप में। चौथा आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार में। भाई 4 ही जगह पे इंडिया में कोरल रीफ्स आपको मिलेगी। न्यू श्रिम्प स्पीशीज फाउंड इन द इंडियन कोरल रीफ, तो पूछ सकते हैं कहाँ पे, लक्षद्वीप में। सर कहाँ पे मिली है, लक्षद्वीप में। तो ये थे गाइस हमारे पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन आज एक चीज़ और अनाउंस करने वाला हूँ मैं आपके लिए, कि अभी तक हमारे करंट अफेयर्स का टाइम फिक्स नहीं था, कभी आपको मिल जाते थे कभी नहीं मिलते थे, लेकिन आज से ये श्योरिटी है कि आपको करंट अफेयर डेली मिला करेंगे, और जो पुराने रह गए हैं वो भी जो है वो डेली बेसिस पे अपलोड साथ ही साथ हो जाया करेंगे। जैसे 26 के, 25 और 6 के अपलोड हो गए हैं आज, और अभी जो है वो आज के भी जो है वो अपलोड हो ही गए हैं, आप देख रहे हो इसको बाय डिफॉल्ट अपलोड हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुराने वाले तो अपलोड हो ही जाएंगे, डेली वाले भी जो है वो साथ में चलते रहेंगे। तो दोनों चीज़ों को हम पूरा कर देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है कि हम पूरा कर देंगे। और इंग्लिश करंट अफेयर्स का टाइम सुबह 11 बजे का रहा करेगा, सुबह 11 बजे तक हम अपलोड कर देंगे, 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज हम अपलोड कर दिया करेंगे। और हिंदी करंट अफेयर्स का टाइम पीरियड शाम को 6 बजे का होगा, तो 6 बजे हम अपलोड कर दिया करेंगे इसको। 15 मिनट वहीं आगे पीछे हो सकता है, 6 नहीं तो 6:30, मतलब इसके बीच बीच में अपलोड हो जाया करेगा। तो ये टाइम हम फिक्स कर रहे हैं आज से, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको भी ना आए, तो आप उसी टाइम पीरियड पे करंट अफेयर को देख सकते हो।
थैंक यू गाइस, मेरे ख्याल से आपको करंट अफेयर अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें गाइस। 300 लाइक्स जरूर दें आप, ताकि हम वीडियो को कॉन्टिन्यूटी में जो है वो प्रोसीड कर सकें। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके करंट अफेयर को बूस्ट जरूर करेगा। और इवन आप इसको चेक कर सकते हो कि आप 1 महीने तक वीडियोस को देखो, 1 महीने तक जो है वो आप क्या करो, अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ को पढ़ के देखो। आप देखो कि आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्या वो इंप्रूव हो रहा है? अगर इंप्रूव हो रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और डेफिनेटली इंप्रूव होगा, क्योंकि आपको पता है कि आईबीपीएस के एग्जाम जो होते हैं, हमने एक सर्वे कंडक्ट किया, उसके अंदर हमने देखा कि 90% जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, वो हमारी न्यूज़ में से आए हुए हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम आपका 90% सेक्शन जो है वो कवर करके दे रहे हैं। तो गाइस, फॉलो करो इसको, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर गाइस।